हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू टॉपिक ऑफ नर्सिंग फाउंडेशन। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के रिगार्डिंग। बहुत सारे जो मेथड ऑफ फीडिंग है, चाहे वो गैस्ट्रोस्टमी हो या फिर वो जिजोनोस्टमी हो, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे अलोंग विद सम वेरी इंपॉर्टेंट इमेजेस, राइट। सो स्टार्ट करते हैं एनजी ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के बारे में। बट बिफोर वी बिगिन विद द फीडिंग एंड the other procedure, one of the very important images this. So ये आपने आइडेंटिफाई करना है, ये इंपॉर्टेंट IBQ है। फर्स्ट वी शुड नो कि इसका नाम क्या है। सो बेसिकली ये क्या है, ये शाकिर स्टेप है, राइट। व्हाट इज दिस? शाकिर स्टेप। ये हम क्यों यूज करते हैं? सो दिस स्टेप इज यूज टू असेस mid upper arm circumference in order to rule out the nutritional assessment in the पीडियाट्रिक पेशेंट। सो मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस को असेस करना है आपका जो है पीडियाट्रिक पेशेंट है न्यूट्रिशनल असेसमेंट के लिए। ये IBQ क्वेश्चन है, शाकिर स्टेप। अब इसमें अगला पॉइंट जो हमें याद रखना है वो याद रखना है कलर कोडिंग सिस्टम। इसमें 3 कलर दिए हैं। अगर 11.5 से कम आया, अगर मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस का जो नंबर है वो 11.5 से कम है, तो ये सिवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन का रिस्क है, राइट। 11.5 से लेके 12.5 ये कहलाता है येलो कैटेगरी विच इज मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन। और मोर देन 12.5 में आ जाएगा आपका जितना भी 26.5 जितना भी है वो है आपका नो एक्यूट माल न्यूट्रिशन, ग्रीन जोन। तो क्या क्या याद रखना है? पहले तो IBQ में इसका नाम याद रखना है। ये जो टेप है ये आपका शाकिर स्टेप है। फिर दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, इसे हम क्यों यूज करते हैं? मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट, इसमें कैसी रीडिंग आती है? तो जब आप इसे जब आप इसे यूज करेंगे तो अगर रेड कलर आया उसका मतलब नंबर क्या है? लेस देन 11.5 है सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में होता है, लेस देन 11.5 सेंटीमीटर। ये केस ये रिफ्लेक्ट करता है, ये कंडीशन है सिवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन की। अगर स्केल में जो स्कोर आता है वो 11.5 से 12.5 के बीच आता है तो येलो कलर में आ रहा है मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन, और ग्रीन इज नो एक्यूट माल न्यूट्रिशन। ये तीनों चीजें आपने याद रखनी है ना। अब अगर हम आगे बढ़े न्यूट्रिशन की बात करें, सो व्हाट आर द कॉमन रूट जिनके थ्रू हम पेशेंट को फीडिंग दे सकते हैं? ब्रॉडली हम फीडिंग को 2 रूट में डिवाइड करते हैं, राइट। सबसे पहले हम बोलते हैं एंटरल फीडिंग, एंड दूसरा इज पेरेंट्रल फीडिंग। सो एंट्रल फीडिंग इज समथिंग, जो भी खाना हम खा रहे हैं वो GI ट्रैक्ट में जा रहा है। जैसे आपने, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने खाना खाया, द फूड विल एंटर इनटू द स्टमक, स्टमक से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, एंड देन वो स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्ज बावल में जाएगा, बावल में जाने के बाद रेक्टम, एंड देन मूव आउट फ्रॉम द बॉडी। सो जो भी खाना वो GI ट्रैक्ट को माउथ से होता हुआ नीचे इसोफेगस डाउन टू द स्टमक फॉलो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एंट्रल फीडिंग। सो एंट्रल का मतलब ही होता है GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, राइट। एंट्रल फीडिंग। व्हाट डू वी मीन बाय दिस पेरेंट्रल फीडिंग? नाउ हम ये ऑलरेडी टॉपिक कवर कर चुके हैं। पेरेंट्रल फीडिंग मतलब आप जो पेशेंट को न्यूट्रिशन दे रहे हो वो GI ट्रैक्ट में ना देके पेशेंट की वेन में दे रहे हो। और ये वेन में कैसे देंगे? इन द फॉर्म ऑफ TPN, टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। अब क्विकली मुझे TPN, विच इज द बेस्ट कैथेटर दैट यू कैन यूज टू एडमिनिस्टर TPN? CVP. Which is the best site if you want to administer TPN? Answer is subclavian. And what is the best lumen which is used to administer TPN? Median lumen. And color भी बता दो median का, Monday blue, right? तो ये आपने याद रखना है। पेरेंट्रल फीडिंग, जो आप पेशेंट के वेन्स के थ्रू पेशेंट को न्यूट्रिशन पहुंचा रहे हो सिस्टमिक सर्कुलेशन में इन द फॉर्म ऑफ टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम कवर करने वाले हैं एंट्रल फीडिंग, मतलब GI ट्रैक्ट के थ्रू आप उसे कैसे फीडिंग दे सकते हो ना।
मूविंग टू द नेक्स्ट इज द फीडिंग मेथड। अब आपको सेलेक्ट करना है कि पेशेंट को जो है कौन से फीडिंग मेथड, किस तरीके से फीडिंग पहुंचाए। अब ओवरऑल हमारा ये दिमाग में हमें रखना है दैट व्हाट इज द बेसिक नीड फॉर गिविंग फीड टू द पेशेंट। क्यों जरूरत पड़ी हमें पेशेंट को खाना देने की किसी ट्यूब के थ्रू? पेशेंट खुद से नहीं ले पा रहा है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, पहला रीजन। या फिर पेशेंट का कोई ऐसा डिजीज कंडीशन हो गई है जिसकी वजह से पेशेंट का ओरल इनटेक बंद हो गया है या पुअर हो गया है, तो आपको उसे न्यूट्रिशन तो देना पड़ेगा। अगर न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो प्रोटीन नहीं जाएगा, तो प्रोसेस नहीं होगा, पेशेंट का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, सेल का खाना नहीं मिलेगा, है ना, एनर्जी नहीं मिलेगी पेशेंट को। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं गुड न्यूट्रिशन पे। और न्यूट्रिशन, मसल मास लॉस हो जाएगा, गेन नहीं होगा। तो उसके लिए हमें वी नीड टू गिव फीड टू द न्यूट्रिशनल फीड टू द पेशेंट, राइट। अब जीआई ट्रैक्ट मतलब एंट्रल फीडिंग, हम अपने यहाँ पे आज के सेशन में एंट्रल फीडिंग देंगे। बट फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन से पेशेंट को किस तरीके का जो है कहाँ पे फीड देना है। तो ये डिपेंड करता है द ड्यूरेशन ऑफ न्यूट्रिशन, ये डिपेंड करता है ड्यूरेशन ऑफ न्यूट्रिशन पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, आपके पेशेंट को शॉर्ट टर्म न्यूट्रिशन चाहिए, शॉर्ट टर्म एंट्रल फीडिंग, ठीक है जी। अब ये शॉर्ट टर्म हम कब बोलेंगे? जब ये लेस देन 30 डेज का होगा। अगर किसी पेशेंट को लेस देन 30 डेज तक आपको न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, फीडिंग करनी है एंट्रल फीडिंग के फॉर्म में, तो उस केस में आप कैसे सेलेक्ट करोगे कि उसका जो फीड है वो कौन से ट्यूब से दे या फिर फीड कहाँ पे दे? ये डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करता है पेशेंट के गैस्ट्रिक एम्प्टी पे। किस पे डिपेंड करेगा? पेशेंट के गैस्ट्रिक एम्प्टी पे। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय गैस्ट्रिक एम्प्टी? पहले तो ये समझना होगा कि ये गैस्ट्रिक एम्प्टी का मतलब क्या है, राइट हमें चेक करना है assess the gastric emptying of your patient। इसका मतलब है कि जो हमारा पेशेंट जो भी खाना खाता है वो खाना उसके स्टमक में जाता होगा, है ना, टमी में जाता होगा। तो अब वो स्टमक से आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, उसका गैस्ट्रिक एम्प्टी कैसा है, मतलब उसने खाना खाया, खाना खाने के बाद डाइजेशन अगर अच्छा होगा तो वो खाना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता रहता है। हमारे पूरे जीआई ट्रैक्ट में हमें ये पता है कि वेव लाइक मोशन होते हैं जिसे बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। ये पूरे जीआई ट्रैक्ट में होता है, हमारे ईसोफेगस में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में। ये इसीलिए होता है ताकि ये खाने को आगे पुश करता रहे, है ना, खाना जो भी हम फीड खा रहे हैं, जो भी फूड है हमारा, वो आगे बढ़ता रहे और आगे बढ़ बढ़ के हमारा रेक्टम तक पहुंच जाए, राइट। सो दिस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। नाउ अगर कोई ऐसा पेशेंट जिसका डाइजेशन इज गुड, मतलब खाना कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से गैस्ट्रिक डिले हो जाता हो, या फिर फूड जो है वो खाना आगे नहीं बढ़ पाता हो, स्टिंचर हो रखा है या बावल ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, कोई ऐसा रीजन अगर नहीं है, तो हम उस केस में बोलेंगे कि इसे जो है गैस्ट्रिक एम्प्टी गुड है। यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, या तो गैस्ट्रिक एम्प्टी गुड होगी या पुअर होगी, राइट। अगर गैस्ट्रिक एम्प्टी पुअर है तो उससे होगा क्या? नाउ हेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड अगेन। ये मान लीजिए ईसोफेगस हो गया, ठीक है जी, दिस इज द स्टमक एरिया एंड दिस वी हैव, यहां पे हमारा आ गया जुजनम, ठीक है जी, then jejunum, and then it is going to connected in the ascending colon, and then we have, right। अब हुआ क्या, आपने जब ये पेशेंट ने कुछ खाया तो यहाँ पे ये फूड है। अब पेशेंट का जो गैस्ट्रिक एम्प्टी है वो डिले है, गैस्ट्रिक एम्प्टी डिले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये किस किस केसेस में हो सकता है? नंबर 1, अगर आपका पेशेंट पैरालिटिकल
पैरालिटिक इलियस का केस है, जिसका मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब पेशेंट के जो जीआई ट्रैक में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से खाना आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगर खाना आगे नहीं बढ़ पाएगा तो जो पेशेंट के स्टमक में खाना था वो वहीं रहेगा, राइट। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेड से ज्यादा उसके स्टमक में रहेगा। अब इससे होगा क्या, क्या इससे कोई दिक्कत हो सकती है? नाउ वी ऑल नो कि हमारा स्टमक के ठीक ऊपर क्या है, हमारा वो है, क्या है हमारा, कौन सी मसल है, वन ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल विच इज डायफ्राम, राइट। सो हमारे जस्ट अबव द स्टमक आपकी डोम शेप डायफ्राम की मसल है, ठीक है जी। अब बिकॉज ऑफ पैरालिटिकल इलियस, और इट कुड बी बिकॉज ऑफ बावल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, बावल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, या गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर, या कोई भी ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से जो गैस्ट्रिक एम्प्टी है वो डिले हो रहा है। क्या हो रहा है, डिले हो रहा है। अब यहाँ पे हुआ क्या, पेशेंट के स्टमक में खाना गया। अब जैसे ही स्टमक में खाना गया, वो खाना जो है वहीं रखा है, वो खाना आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो इससे होगा क्या, पेशेंट का जो स्टमक था पहले ऐसा था, राइट, अब वो डिस्टेंडेड हो गया। नाउ दिस इज द न्यू डिस्टेंडेड स्टमक। अब डिस्टेंशन से होगा क्या, जब डिस्टेंडेड हो गया स्टमक, तो डिस्टेंड, दिस इज कॉल्ड एब्डोमिनल डिस्टेंशन, राइट। तो हेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लिकेशन। सो अभी पेशेंट को हो गया है अब्डोमिनल डिस्टेंशन। क्यों हुआ ये अब्डोमिनल डिस्टेंशन? व्हाट इज द रीजन व्हाई दिस अब्डोमिनल डिस्टेंशन अकर? बिकॉज ऑफ पुअर और डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टींग। पुअर और डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टींग की वजह से पेशेंट का जो स्टमक था वो मोटा फूल गया। फूला इसलिए क्योंकि खाना आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वहीं पर है। सो एब्डोमिनल डिस्टेंशन होने की वजह से अब क्या कॉम्प्लिकेशन होगी, अगर पेशेंट का टमी फूला हुआ है, बड़ा हुआ है, तो इस डिस्टेंडेड है, तो इसकी वजह से जब भी पेशेंट ब्रीद करेगा, अब ब्रीद करने के लिए इनहलेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। इनहलेशन के लिए मुझे इंटरकोस्टल मसल को बाहर जाएगा और डायफ्राम नीचे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना। यहाँ पे जो आपका इंटरकोस्टल मसल होता है वो बाहर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो कि प्लूरल और विसरल और लंग्स को बाहर खींचता है, एंड डायफ्राम नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करता है। सो इफ द एब्डोमेन इज डिस्टेंडेड, द डायफ्राम विल नॉट बी एबल टू कॉन्ट्रैक्ट फुली, राइट। यहाँ पे होगा क्या, अब यहाँ पे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। कॉम्प्रोमाइज का मतलब डायफ्राम अब ठीक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। अगर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो जो लंग्स जो अपना बड़ा स्पेस, अपना बड़ा रूम करते थे ताकि ज्यादा अमाउंट में एयर जो है अंदर आए और एल्वलाई के अंदर पहुंचे, और एल्वलाई से वो ऑक्सीजन जो है हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाए, और फिर उसके बाद हमारी बॉडी में सिस्टमिक सर्कुलेशन सेल के पास पहुंचे, तो जो वॉल्यूम है ऑक्सीजन की वो भी कम हो जाएगी। डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ इनहेल्ड ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की कमी होगी तो सेल तक भी कम पहुंचेगा, मतलब पेशेंट को कहीं ना कहीं हाइपोक्सीमिया हुआ, सेल तक कम पहुंचा, तो सेल ने मेटाबॉलिज्म कम किया, हाइपोक्सिया होना शुरू हो जाएगा, राइट। और डिक्रीज मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, क्योंकि सेल का जो खाना है ऑक्सीजन वो तो कम आ रहा है, राइट। पहला कॉम्प्लिकेशन का पाथवे। दूसरा क्या कॉम्प्लिकेशन यहां से निकल सकती है, क्योंकि एब्डोमिनल डिस्टेंडेड है, अब पेशेंट को जो यहाँ पे खाना है, जो भी यहाँ पे खाना है वो ऊपर की तरफ, कई बार आपसे पेशेंट बोलता है ना, मुझे यहाँ पे जलन हो रही है, ऐसा लग रहा है मेरा खाना बिल्कुल ऊपर ही है गले में, तो पेशेंट हल्का सा भी कफ कर रहा है, ब्रीथ कर रहा है, यहाँ पे क्या है, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। सबसे पहले तो पेशेंट आपको बोल रहा है कि रीगर्गिटेट हो रहा है, रीगर्गिटेशन, और रीगर्गिटेशन से क्या है, इंक्रीज रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, और ये पेशेंट चोक भी कर सकता है, डेथ भी हो सकती है, राइट। So all in all, abdominal distension is not a good condition. It's not a good sign. हमें इसे
ट्रीट करना पड़ेगा जितना जल्दी हो सके। सो अगर किसी पेशेंट को शॉर्ट टर्म न्यूट्रिशन चाहिए लेस देन 30 डेज के लिए, आपने सबसे पहले देखना है कि उसका गैस्ट्रिक एम्प्टी कैसा है, गुड है या पुअर है। अगर गैस्ट्रिक एम्प्टी गुड है तो इस केस में आप यूज करोगे, यहां पे आप बेसिकली पेशेंट को दोगे नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब। कैसे दोगे फीडिंग? नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब की फॉर्म में। अगर उसका गैस्ट्रिक एम्प्टी पुअर है तो यहां पे आपने क्या किया, अगर हमारा नेजो पेशेंट का जो है पाचन डाइजेशन ठीक है तो आपने सीधा नाक के थ्रू ट्यूब डाल दिया पेशेंट के स्टमक में और खाना उसके स्टमक में ही आ रहा है। लेकिन अगर उसका जो है डाइजेशन ठीक नहीं है या गैस्ट्रिक एम्प्टी प्योर है, तब आप उसके स्टमक में नहीं डालोगे क्योंकि रिस्क ऑफ एस्पिरेशन ज्यादा है। ब्रीदिंग जो पेशेंट को फिर ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी हो सकती है क्योंकि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तो रैदर देन आप उसे स्टमक में दो, आप उसको जो है फीडिंग कहां पे दे रहे हो? जुजनम में दे रहे हो। ये आपने याद रखना है। सो पुअर गैस्ट्रिक एम्प्टी में जो प्रिफर्ड मेथड ऑफ फीडिंग होता है वो है नेजो जुजनम। नेजोजेजिनम ट्यूब के थ्रू आपने क्या देनी है? फीडिंग देनी है। सो ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म मेथड, राइट। अब सेम हम लॉन्ग टर्म मेथड पढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म मेथड में इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म मेथड ऑफ फीडिंग कैसे हम सिक्योर करेंगे? लॉन्ग टर्म मेथड इज मोर देन 30 डेज। मोर देन 30 डेज। सो मोर देन, जहां पे आपका पेशेंट क्रॉनिक केयर में एडमिट है और बहुत ही माल नरिश्ड है, उसे न्यूट्रिशनल एंट्रल फीडिंग सपोर्ट आपको देना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म सपोर्ट देना पड़ेगा, मतलब मोर देन 30 डेज। तो इस केस में भी आप सेम वही कंसेप्ट अप्लाई करोगे, असेस द पेशेंट फॉर गैस्ट्रिक एम्प्टी। ठीक है जी। अब यहां पे भी सेम वही दो सिचुएशन हो सकती है, या तो गैस्ट्रिक एम्प्टी पुअर होगा या गैस्ट्रिक एम्प्टी गुड होगा। अगर गैस्ट्रिक एम्प्टी गुड है तो नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब नहीं रखेंगे। नाउ हेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग टर्म वाला केस है तो लॉन्ग टर्म में हम नेजो गैस्ट्रिक ना देके लॉन्ग टर्म के केस में हम गैस्ट्रोस्टमी फीडिंग करेंगे। गैस्ट्रोस्टमी फीडिंग कैसे करेंगे? सर्जिकल मेथड से गैस्ट्रोस्टमी फीडिंग को सेलेक्ट करेंगे। अगर ये गैस्ट्रिक एम्प्टी पुअर होगा तो उस केस में हम जुजनोस्टमी वाला मेथड यूज करेंगे। जुजनोस्टमी मेथड, राइट, जुजनोस्टमी फीडिंग करेंगे। चलिए अब वन बाय वन समझते हैं, गैस्ट्रोस्टमी क्या है, जुजनोस्टमी क्या है, कैसा ट्यूब होता है, एनजी ट्यूब कैसा दिखता है, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद गैस्ट्रोस्टमी, क्योंकि अभी रिसेंटली नॉर्सेट में गैस्ट्रोस्टमी का आईबीक्यू क्वेश्चन आया है, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब इमेजेस को आई नो आई कैन अंडरस्टैंड, अगेन यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम बिकॉज आई बी अपलोडिंग ऑल दीज इमेजेस एंड यू कैन ऑल्सो हैव दीज इमेजेस, आपकी बुक में भी आपको मिल जाएंगी। तो ये अगर आप इमेज देखो यहाँ पे क्या क्या है, इमेज ए, ये वाला जो इमेज है ये है गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब को, गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब, ये कैसा है? गैस्ट्रोस्टमी, गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब, एग्जैक्टली सेम यही इमेज आई थी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। अब ध्यान दीजिएगा, गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब ऑल्सो नोन एज जी ट्यूब, इस वाली इमेज की बात हो रही है। सो गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब को हम जी ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये वाला जो ट्यूब है ये बहुत पुराना टाइम में यूज होता था, जिसे हम बोलते हैं लो प्रोफाइल गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब, राइट। क्या बोलते हैं? लो प्रोफाइल। अब हम ये इस्तेमाल नहीं करते। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब? तो हमने देख लिया, बट गैस्ट्रोस्टमी का मतलब क्या है? गैस्ट्रोस्टमी का मतलब है कि पेशेंट को हम ओटी लेके जाएंगे, ओटी ले जाने के बाद उसके जो पेट में जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है वहां पे कट लगाएंगे, बकायदा पूरा ऑपरेशन होगा। सो आप कट लगाओगे, इंसीजन दोगे, बड़ा ब्लीडिंग होगी, उसे आप मैनेज करोगे कॉटरी से एंड देन पेशेंट के स्टमक में पहुंच के तब आप ये ट्यूब को अंदर डालोगे। तो ये जितना बलून वाला पार्ट है उतना पार्ट पेशेंट के स्टमक में रहेगा। ये बलून से लेके यहां तक का पार्ट पेशेंट के एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का जो रास्ता ट्रैक आपने बनाया होगा उस ट्रैक में रहेगा, और ये बचा हुआ पार्ट स्किन के बाहर होगा पेशेंट के,
राइट, क्या होगा, स्किन के बाहर। सो ये वाला जो पोर्ट है उससे आप बलून को इन्फ्लेट करोगे, 8 to 10 ml स्टेराइल वाटर से इन्फ्लेट करते हैं, एयर नहीं लेंगे, विल यूज स्टेराइल वाटर, एंड दिस इज द फनल, दिस इज द फीडिंग पोर्ट, जहां से आप फीडिंग दोगे पेशेंट को, क्योंकि गेस्ट्रोस्टमी ट्यूब डायरेक्टली स्टमक में आपने इंसर्ट करना है इन ऑर्डर टू गिव फीडिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म पेशेंट, राइट। अब इसमें से फीडिंग देने के लिए आप इसको डायरेक्टली ओपन करके फीड नहीं दे सकते, आपको इसके ऊपर ये जो आपका बेसिकली ये देखो ये कैप है फीडिंग कवर, इसे हटाएंगे, देन ये जो फीडिंग पोर्ट है इसमें आप कुछ एक्सटेंशन वाली ट्यूबिंग लगाओगे, लेट मी शो यू, दीज आर कंटिन्यूअस एक्सटेंशन सेट और बोलस एक्सटेंशन सेट, जिसकी इमेज ये आपको लेस लाइकली पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपने बस अगर आपको एक बार फीडिंग देनी है तो आपने बोलस लगा दिया, आपको लगातार 2-3 घंटे या 4 घंटे की फीडिंग देनी है तो आपने कंटिन्यूअस फीडिंग यहाँ पे जो है इसके ऊपर एक्सटेंशन सेट लगा दिया, उसके ऊपर आपने फीडिंग जो भी अगर ग्रेविटी बैग से दे रहे हो या किसी इन्फ्यूजन बैग से दे रहे हो उसको कनेक्ट कर दिया और कंटिन्यूअस फीडिंग चलती रहेगी। हमारे मतलब का क्या है कि ये जी ट्यूब है जिसे हम गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब भी बोलते हैं, ये जो है सर्जिकल प्रोसीजर से यूज प्लेस किया जाता है, सर्जरी, मेजर सर्जरी, मतलब ओटी में जाएगा, कट लगेगा, ब्लीडिंग होने का रिस्क ज्यादा है, और ये बहुत ही ओल्ड मेथड है, क्या है ये, ओल्ड मेथड। अब हम ये मेथड यूज नहीं करते हैं टू डिलीवर लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशन गेस्ट्रोस्टमी के लिए, राइट। अब यहाँ पे इमेज नंबर बी को देखेंगे, इमेज नंबर बी भी गेस्ट्रोस्टमी ट्यूब है, ये भी गेस्ट्रोस्टमी, लेकिन इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड गेस्ट्रोस्टमी ट्यूब। अब इमेज बी और ए में डिफरेंस क्या है, अगर आप देखो यहां भी बलून है यहां भी बलून है, लेकिन इमेज जो बी है वो थोड़ा बड़ा ट्यूब है, इसमें आपको एक्सटेंशन सेट लगाने की जरूरत नहीं है, ये बलून आपका पेशेंट के स्टमक में रहेगा, इतना पार्ट एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में जो आपने रास्ता बनाया वहां रहेगा, ये जो एक्सटर्नल रिटेंशन डिस्क है ये पेशेंट के बाहर स्किन पे रहेगी, जिससे कि ये ट्यूब सिक्योर रहेगा, राइट। इसी डिस्क के नीचे आपने गॉस पीस लगा देना है, ताकि पेशेंट को यहाँ पे आप क्या है गॉस पीस को प्लेस कर दोगे, ताकि कोई भी अगर ब्लीडिंग वगैरह हो तो वहां पे सोक्ड हो जाए। बाकी ये पूरा सेट जो है बाहर की तरफ रहेगा, तो एक से आपने बलून इन्फ्लेट करना है एंड दूसरे से आपने फीडिंग देनी है, और ये फीडिंग का कवर हो गया। तो ये आपने याद रखना है, विच वन इज यूज्ड नाउअडे, गेस्ट्रोस्टमी ट्यूब ये स्टैंडर्ड वाला यूज करते हैं, बट दोनों ही मेथड, दोनों ही ट्यूब को आप सर्जिकली प्लेस कर रहे हो, ओटी में ले जाके पेशेंट को बेहोश करके कट लगा के लंबा इंसीजन देके तब प्लेस किया जाता है, राइट। सो ये दोनों ही ट्रेडिशनल मेथड थे गेस्ट्रोस्टमी के। नाउ अब हमारे पास क्या है, गेस्ट्रोस्टमी फीडिंग के लिए एक और मेथड है, we have one more method of gastrostomy feeding. Gastrostomy फीडिंग के लिए हमने एक मेथड नंबर 1 पढ़ा, सर्जिकल मेथड, सर्जिकल ट्रेडिशनल मेथड, है ना। सर्जिकल ट्रेडिशनल मेथड में हमने क्या पढ़ा, जिसमें वो ये मेथड बहुत ही ये क्या है, ये आपका इन्वेजिव प्रोसीजर है, ब्लीडिंग का रिस्क है, और ये अब ओल्ड मेथड हो गया, नाउअडे वी आर नॉट यूजिंग दिस। दूसरा मेथड विच इज मोस्ट कॉमन नाउअडे वो है आपका पेग फीडिंग, पेग फीडिंग। तो गेस्ट्रोस्टमी ट्यूब को हम इस मेथड से अब हम यूज इंसर्ट करते हैं। पेग फीडिंग का मतलब क्या है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड पेग फीडिंग। सो पेग फीडिंग इज, इसकी फुल फॉर्म आपने लिखनी है, परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गेस्ट्रोस्टमी, गेस्ट्रोस्टमी ट्यूब, पेग ट्यूब, राइट। सो ये एक पेग ट्यूब इस तरीके का दिखता है। अगर आप देखो तो गेस्ट्रोस्टमी जी ट्यूब और पेग ट्यूब में डिफरेंस सबसे बड़ा है कि यहाँ पे कोई बलून नहीं है, नीचे की तरफ बलून नहीं है, बल्कि एक बम्पर टाइप का है, राइट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, बम्पर टाइप का एक फ्लैट डिस्क है, ये हो गया, लेकिन कोई बलून नहीं है, इसे बोलते हैं पेग ट्यूब। इसको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है,
आंखों से फोटो ले लो इसकी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इमेज है, आ सकती है। सो ये क्या है, पेग ट्यूब। अब पेग ट्यूब को आप एंडोस्कोपिक प्रोसीजर के थ्रू इंसर्ट कर रहे हो, तो ये मिनिमली इन्वेजिव हुआ। इसमें आप बेसिकली क्या है कि कोई कट नहीं लगा रहे, इंसीजन नहीं लगा रहे हो, पेशेंट को ओटी भेजने की जरूरत नहीं है, या आप ब्रोंकोस्कोपी वाले रूम में भी ये प्रोसीजर को कर सकते हैं, राइट। अब ये पेग ट्यूब इंसर्ट करने के दो मेथड हैं, एक है पुल मेथड, एक है पुश मेथड। मोस्ट कॉमन सा मेथड याद रखना है, वो है पुल मेथड। मोस्ट कॉमन कौन सा है, पुल मेथड। अब होता क्या है ये पुल मेथड, ध्यान रहे हम गेस्ट्रोस्टमी ट्यूब ही पढ़ रहे हैं, विच इज लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशन। अगर आपको देना हो, जिस पेशेंट का गैस्ट्रिक एम्प्टी अच्छा है, तो उसके लिए आप गेस्ट्रोस्टमी फीडिंग यूज करेंगे। गेस्ट्रोस्टमी फीडिंग या तो आप सर्जिकली कर लो, है ना, कट लगा के ये वाले ट्यूब डाल दो। सर्जिकली करेंगे तो ये ट्यूब डलेगा जिसमें बलून था, जी ट्यूब भी बोलते हैं। लो प्रोफाइल गेस्ट्रोस्टमी ट्यूब, स्टैंडर्ड गेस्ट्रोस्टमी ट्यूब। फिर दूसरा मेथड है एंडोस्कोपिकली कर लो, विच इज मोस्ट कॉमन नाउअडे। सो एंडोस्कोपिक, अगर आपको एंडोस्कोपिक गेस्ट्रोस्टमी ट्यूब डालना है तो वो ट्यूब होता है पेग ट्यूब, उसे बोलते हैं पेग ट्यूब। और पेग ट्यूब को डालने के लिए सबसे कॉमन मेथड है पुल मेथड। अब हम देखेंगे दैट व्हाट डू वी मीन बाय पुल मेथड। सो पुल इज पॉन्स्की टेक्निक, ये भी याद रखिएगा। देखिए आजकल कई बार ऐसे नाम भी आ जाते हैं। सो इंस्टेड पुल तो याद रखना ही रखना है, पॉन्स्की टेक्निक भी याद रखना है। नाउ ये करेंगे कैसे, ध्यान से सुनना। एंडोस्कोप चाहिए आपको। अब आपने क्या किया, सबसे पहले आप पेशेंट को जो है सिडेट करके पेशेंट के माउथ से, ओरल कैविटी से आप एंडोस्कोप को पेशेंट के स्टमक तक ले जाएंगे। आपको ये एंडोस्कोप में क्या होगा, यूजुअली जो एंडोस्कोप होता है उसमें एंडोस्कोप का एंड है ये, राइट। लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिस इज एंडोस्कोप। एंडोस्कोप के टिप पर तीन चीजें होती हैं। नंबर वन, एक तो कैमरा होगा जिससे आप देख पाओगे, एक आपकी बेसिकली लाइट सोर्स होगी जिससे आपको थोड़ा दिखेगा, राइट। ये जो तीसरा होल होता है, ये तीसरा होल इंस्ट्रूमेंट के लिए होता है कि आप एंडोस्कोप के साइड में से ही, एंडोस्कोप के अंदर से ही कोई इंस्ट्रूमेंट को लेके, अगर आपको कोई जैसे बायोप्सी लेनी है या कुछ पुल करना है या पुश करना है, तो वो आप यहां से इंस्ट्रूमेंट ले जाके कर सकते हो, राइट, ग्रास पर लेके कर सकते हो। तो ये आपका एंडोस्कोप होता है। अब आपने सबसे पहले पेशेंट के माउथ से एंडोस्कोप उसके स्टमक में पहुंचाया। एंडोस्कोप जैसे ही स्टमक में पहुंचा, तब आप क्या करोगे, उसी जगह पे पेशेंट के स्टमक में इस तरीके से फिंगर पहले लगा के देखोगे कि हाँ भाई ये फिंगर आपको मॉनिटर पे दिख रही है। जब आप पॉइंट आउट करोगे, फिंगर दिखने लग गई। फिंगर दिखने के बाद आपने लिया निडल। क्या लिया, निडल। निडल लेने के बाद आप निडल को इंसर्ट करोगे और आप मॉनिटर पे देखते रहोगे कैमरा में कि निडल कहाँ जा रही है। अब जैसे ही निडल स्टमक में आ जाएगी, निडल कहाँ पे आ गई, स्टमक में आ गई। निडल स्टमक में आने के बाद आप क्या करोगे, वो निडल का जो शीथ होगा वो रिमूव कर दोगे, एंड फिर उसके बाद वो निडल से आप गाइड वायर को अंदर इंसर्ट करोगे। किसको इंसर्ट किया आपने, गाइड वायर को। जैसे ही गाइड वायर इंसर्ट हो जाएगा, आप वो निडल को बाहर निकाल दोगे। छोटा मोटा गाइड वायर नहीं, थोड़ा बड़ा लंबी लेंथ का गाइड वायर, ठीक है। आपने निडल रिमूव कर दिया पूरी। अब पेशेंट के स्टमक में है गाइड वायर। अब आप क्या करेंगे, एंडोस्कोप से आपको दिख रहा है गाइड वायर। एंडोस्कोप का ये जो तीसरा वाला ऑप्शन था ना, तीसरा वाला ओपनिंग था, यहां से आप एक ग्रास्पर को अंदर डालोगे, और वो ग्रास्पर की मदद से, ये देखो ये ग्रास्पर अंदर इंसर्ट किया, एंड ग्रास्पर की मदद से ये गाइड वायर को पकड़ लेंगे। अब ये गाइड वायर पकड़ने के बाद हम क्या करेंगे, हम ये गाइड वायर पकड़ने के बाद सीधा पुल करते हुए पेशेंट के माउथ से बाहर ले आएंगे। मतलब आपने पेशेंट के स्टमक से गाइड वायर को पूरा पुल करते हुए बाहर निकाल दिया। जब आप ये बाहर निकाल रहे हो, तब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि गाइड वायर का अब वन एंड पेशेंट के माउथ से बाहर है, लेकिन दूसरा एंड पेशेंट के स्टमक, ये जो पेशेंट का बाहर वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो पूरा गाइड वायर अंदर नहीं ले लेना है। सो एक एंड स्किन के बाहर होगा, दूसरा एंड ओरल पेशेंट के माउथ से बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, अब आगे क्या करेंगे, जब हमने गाइड वायर जो है बाहर निकाल लिया माउथ से, तब आप इसी गाइड वायर पे ये जो पेग ट्यूब है, इसको जैसे सुई में धागा पिरोते हैं ना, वैसे ही आपने ये पेग ट्यूब को धागे में पिरो देना है, गाइड वायर में। और पिरोने के बाद, क्योंकि मैंने बोला कि आपका एक बचा हुआ जो एंड है, किसका,
गाइड वायर का, वो अभी स्टमक से बाहर है, आपने उस वाले एंड को खींचना है, पुल करना है, और पुल करते हुए वो पूरा इसोफेगस से नीचे स्टमक तक लेके आना है। अब मुझे पता है आप सोच रहे होगे कि ये इतना सारी चीजें पेशेंट के इसोफेगस से पेशेंट के टमी तक पहुंच जाएंगी। घबराइए मत, हम ये क्या करेंगे, ये सारी चीजें नहीं पहुंचेंगी। तो ये वाली चीज को आप हटा दोगे, और ये वाला जो पोर्ट होता है ये डिटैचेबल होता है, तो इसको निकाल दिया, ये पूरा पार्ट आपने निकाल दिया, ये निकाल दिया, आपके पास ये सिर्फ प्लेन ट्यूब बचता है अलोंग विद दिस बम्पर। राइट, तो ये वाला जो पार्ट है और ये पूरा ट्यूब, इतना ट्यूब आपका जाएगा। अब इससे होगा क्या, ये अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप इस ट्यूब को उस गाइड वायर के अंदर डालोगे ना माउथ से, तो कौन सा एंड, ये वाला एंड लास्ट में रहना चाहिए, ये वाला एंड पहले रहना चाहिए, फर्स्ट, ये लास्ट। मतलब ये मान लो कि ये वाला एंड ये है बम्पर वाला, नीचे वाला प्लेन ट्यूब है, तो प्लेन ट्यूब को पहले रखना है और ऊपर आपने लास्ट में ये रखना है, क्योंकि ये पोर्शन पेशेंट के स्टमक में रहेगा। कहाँ रहेगा, स्टमक में। फिर यहाँ वाला जो स्टमक, जो आपके स्टमक स्किन के बाहर जो गाइड वायर का हिस्सा था, उससे आपने पूरा पुल करते करते आपने जो है यहाँ बाहर लेके आ जाना है, तो पूरा ट्यूब आउट हो जाएगा, पूरा आपका ये सारा ट्यूब बाहर आ जाएगा। और बाहर आने के बाद अगर बाहर नहीं आया तो आप छोटा सा स्मॉल इंसिजन देके, अगर नहीं आ रहा है देन यू कैन गिव अ वेरी स्मॉल इंसिजन, और वो इंसिजन से आप थोड़ा डायलेट करके ये ट्यूब को बाहर निकाल सकते हो। और इतना पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये कहाँ रहेगा, बेसिकली स्टमक में रहेगा। इतना पार्ट एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के बीच में जो सबक्यूटेनियस फैट है वहां रहेगा, और ये पूरा हिस्सा आपका बाहर रहेगा। राइट, सो व्हेन यू आर गोइंग टू, जब ये एक बार आपने पुल मेथड से स्टमक में एंटर इंसर्ट कर दिया, तो ये पोर्शन स्टमक में है, इतना पोर्शन आपका जो हमारा जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल और स्टमक का रास्ता है वहां पर है, और यहां से पूरा पोर्शन आपका क्या है, बाहर है। ठीक है, फिर इतने पोर्शन पे आप क्या करोगे, ये ऊपर से इस ट्यूब के ऊपर ये एक्सटर्नल रिटेंशन डिस्क लगा दोगे, इसके नीचे गॉस पीस रख दोगे, इसका ये जो पोर्ट वाला एरिया है इसको कनेक्ट कर दोगे, जिसमें मेडिकेशन पोर्ट हो सकता है एंड फीडिंग पोर्ट का होगा, बलून इसमें नहीं है, देयर इज नो बलून इन द पेग ट्यूब, राइट, सो वी कैन हैव मेडिकेशन पोर्ट और फीडिंग पोर्ट। Clear? So this is your PEG tube, which is nowadays most common to give short-term, long-term nutrition in the gastrostomy type of patient, जिसमें आपको gastrostomy feeding देनी है, तो सर्जिकली ना करके हमने एंडोस्कोपिक ले किया, एंड विच इज द मोस्ट कॉमन मेथड, पुल मेथड। राइट, चलिए अगला देखते हैं। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये है हमारा जिजनोस्टमी ट्यूब। जिजनोस्टमी ट्यूब, जैसे हमने एंडोस्कोपिकली हमने क्या किया, पेग ट्यूब को डाला, वैसे ही एंडोस्कोपिकली आप पेग जे ट्यूब को डालते हो। राइट, तो ये आपका सेम, यहाँ पे बलून इन्फ्लेट होगा, ये आपका गैस जिजनोस्टमी मेथड है। जिजनोस्टमी मेथड को आप सर्जिकली भी कर सकते हो जैसे गैस्ट्रोस्टमी किया, और इसको आप एंडोस्कोपिकली इंसर्ट कर सकते हो। राइट, नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इमेज। अब इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ट्यूब दो दो ओपनिंग है, बट ट्यूब इज वन, देर आर वन ट्यूब, टू पोर्ट, टू पोर्ट और टू ओपनिंग। राइट, सो यहाँ पे देखो गैस्ट्रिक एग्जिट यहां पर है, और लास्ट में आपका बेसिकली जिजनल एग्जिट है, तो ये है गैस्ट्रोस्टमी जिजनोस्टमी ट्यूब, जीजे ट्यूब, गैस्ट्रोस्टमी जिजनोस्टमी ट्यूब। जैसे गैस्ट्रोस्टमी, कई बार जो पेशेंट जिनको डिस्टेंशन होता है, राइट, अब डिस्टेंशन के केस में हमें पता है फीडिंग हम गैस्ट्रोस्टमी में दे नहीं सकते, फीडिंग तो जिजनोस्टमी एरिया में, जिजनम में जाएगी, और लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशन है तो आपको जिजनोस्टमी करना पड़ेगा। लेकिन डिस्टेंशन के लिए फ्रीक्वेंट जो अब्डोमिनल डिस्टेंशन यहाँ पे हो रहा था ना हमारे पेशेंट को, ये फ्रीक्वेंट अब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है, इसे आप मैनेज कैसे करोगे, how you will treat this, how you will treat this abdominal distended area distension case, abdominal distension के केस को व्हाट इज द मैनेजमेंट, कैसे ट्रीट करेंगे, बाय सक्शनिंग, है ना, सक्शनिंग करके। अब ये सक्शनिंग कैसे करेंगे, ट्यूब से, जो भी ट्यूब आप डालोगे पेशेंट के स्टमक में उसे सक्शन मशीन से कनेक्ट कर देंगे, सक्शनिंग हो जाएगा। बट बी वेरी केयरफुल, अगर आपने ये सक्शनिंग लगातार कर दी,
है ना, हमेशा याद रखो एक बड़े कॉमन क्वेश्चन आता है, एक्सेसिव वॉमिटिंग, excessive vomiting and NG tube suctioning, NG tube suctioning, excessive NG tube suctioning, ये दोनों ही केस में पेशेंट को क्या हो सकता है, पेशेंट को मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो सकता है, राइट। मेटाबॉलिक, सारा एसिड तो चला जाएगा, सो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होने का रिस्क हो सकता है, इसीलिए बी वेरी केयरफुल जब आप सक्शनिंग कर रहे हो एनजी ट्यूब से स्टमक का। सो हमेशा लो एंड इंटरमिटेंट सक्शनिंग करनी चाहिए। इंटरमिटेंट मतलब रोक रोक के, ब्रेक ब्रेक में, लगातार सक्शनिंग नहीं करनी है, लो एंड इंटरमिटेंट सक्शनिंग करनी है। नाउ बैक टू हमारा ट्यूब, हमने पढ़ रहे थे गैस्ट्रोस्टमी जिजनोस्टमी, दोनों ही ट्यूब है, एक ही ट्यूब है, एक ट्यूब में दो ओपनिंग है। तो एक जो ओपनिंग है वो पेट में हो रही है, गैस्ट्रिक रीजन में हो रही है, दूसरी जो ओपनिंग है वो जिजनम में हो रही है। वो इसीलिए इस ट्यूब को हम कहाँ यूज करेंगे, सो गैस्ट्रिक ट्यूब से बेसिकली हम सक्शनिंग करते हैं अगर हमारा एब्डोमिनल डिस्टेंशन का केस है, एंड जिजनल जो एग्जिट पोर्ट है, जिजनल ओपनिंग से हम पेशेंट को फीडिंग देते हैं। सो खाना पेशेंट के जिजनम में गया और सक्शनिंग आपने कहां से करी, पेशेंट के स्टमक में, ताकि एब्डोमिनल डिस्टेंशन ना हो, राइट। सो दिस इज योर, ये देखो ये आपका ट्रेडिशनल या लो प्रोफाइल गैस्ट्रोजिजनोस्टमी ट्यूब है, जहां पे बलून है, ये छोटा वाला एरिया है, इतना आपका यहाँ पे रहेगा, एंड देन इसके बाद आपका जिजनम में चला जाएगा। ये आपका स्टैंडर्ड गैस्ट्रोजिजनोस्टमी ट्यूब है, राइट। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अनदर आईबीक्यू, यस दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये है आपका नेजो जिजनम ट्यूब। अभी तक हमने जितने भी ट्यूब देखे वो सारे ट्यूब या तो सर्जिकली डायरेक्टली जिजनम में या गैस्ट्रिक रीजन में लगे हैं, या फिर परक्यूटेन या फिर आपने एंडोस्कोपिकली इंसर्ट करे, बट कोई भी जो ट्यूब था वो पूरा का पूरा ट्यूब नोज से जाके, मतलब नोज से बाहर नहीं है। जैसे आपका एनजी ट्यूब होता है ना कि आधा ट्यूब नोज से बाहर है, बचा कुचा पेशेंट के स्टमक और ईसोफेगस में, लेकिन ये वाले ट्यूब नहीं थे। बट अगर हम नेजोजिजनम ट्यूब की बात करें, सो नेजोजिजनम ट्यूब बाय द नेम इटसेल्फ, पेशेंट की नाक से, नॉस्ट्रल से ये ट्यूब जाएगा और ये वाला एंड तो बाहर रहेगा, ये वाला एंड जिजनम में रहेगा। ठीक है जी, ये हम कब यूज करते हैं, शॉर्ट टर्म न्यूट्रिशन के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए आपको फीडिंग देनी है, और कब देनी है, जिस केस में पुअर गैस्ट्रिक एम्प्टी है, पुअर गैस्ट्रिक एम्प्टी, राइट, ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट इमेज देखते हैं। नाउ दिस इज हमारा ट्रेडिशनल एनजी ट्यूब, ये है हमारा एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब को इट इज ऑल्सो नोन एज राइल्स ट्यूब, राइट। क्या बोलते हैं इसको, राइल्स ट्यूब भी बोलते हैं। अगर आपने एक पॉइंट नोट करना है तो एनजी ट्यूब की जो टोटल लेंथ होती है, टोटल लेंथ ऑफ एनजी ट्यूब इज 125 सेंटीमीटर। इसके अंदर 4 लेटरल आईज है। 4 लेटरल आईज का मतलब, जैसे आप ये देख रहे हो कि ये ओपनिंग हो रखी है ट्यूब के एंड में, सो 4 लेटरल आईज क्यों होती है, टू प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्शन, ताकि ट्यूब पूरा बंद ना हो जाए, इसीलिए ये 4 लेटरल आईज होती है टू प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्शन, राइट। 125 सेंटीमीटर की लगभग इसकी लेंथ होती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कॉमनली जो नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब के साइज की, सो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइज ऑफ एनजी ट्यूब। बाकी सारे ट्यूब का साइज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉमनली एनजी ट्यूब का साइज इज द समथिंग दैट दे आर गोइंग टू आस्क इन द एग्जाम, राइट। सो जैसे मैंने पहले बोला था, सारे साइजेस एक जगह लिखने हैं, यूरिनरी कैथेटर का साइज, ईटी ट्यूब का साइज एक जगह लिख लो, सक्शन कैथेटर का साइज, ताकि आपके शॉर्ट नोट्स बन जाए। सो यहाँ पे अडल्ट के केस में, अडल्ट मेल पेशेंट है तो साइज हम लिखेंगे 18 फ्रेंच। फ्रेंच का मतलब एक्सटर्नल डायमीटर, ठीक है जी। फ्रेंच याद रखिए, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आस्क क्वेश्चन है। फ्रेंच मतलब एक्सटर्नल डायमीटर, और हमें याद रखना है कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 3 फ्रेंच, ये आपने याद रखना है। और मिलीमीटर हमने ईटी ट्यूब में यूज किया था, मिलीमीटर का मतलब क्या था, इंटरनल डायमीटर, राइट।
अडल्ट फीमेल में क्या साइज होगा? अडल्ट फीमेल का साइज है 16 फ्रेंच। अब कई बार आजकल क्या है कि ये कलर भी पूछ लेते हैं कि 18 फ्रेंच जो एनजी ट्यूब कैथेटर है उसका कलर क्या है। सो फोलीज कैथेटर, एनजी ट्यूब कैथेटर, सक्शन कैथेटर, इन सब का जो कलर है ना वो सेम है। राइट, सारे कैथेटर्स का कलर क्या है? सेम। तो ज्यादा लोड नहीं लेना, बस एक निमोनिक याद कर लेना है। और निमोनिक क्या है हमारा? निमोनिक है ब्लैक, व्हाइट, गोरी। ठीक है जी, गोरी, वाई कर लेते हैं, गोरी। सो यहाँ पे ग्रीन हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, येलो हो गया। राइट, सो ब्लैक, व्हाइट, ग्रीन, ऑरेंज, येलो। ये देखिए, ब्लैक, व्हाइट, ब्लैक, व्हाइट, ग्रीन, गोरी, गोरी। ठीक है जी। अब ब्लैक हमने शुरू कहाँ किया है? 10 फ्रेंच से। 10 फ्रेंच से हमने कलर शुरू किया है। ये ब्लैक का कलर है 10। फिर आपने इवन नंबर है सारे, बस वही रखना है। 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20। ठीक है जी, सारा आपका कलर कोडिंग इसी में से आएगा, अडल्ट में जो आएगा। सो 10 से लेके 20 तो सॉर्टेड है। 10 आपने याद रख लिया, ब्लैक, व्हाइट, गोरी। सो 10 का कलर, 10 शुरू कौन से होता है? ब्लैक से, है ना? सारी चीज ब्लैक से शुरू होती है। ब्लैक इज वन ऑफ द फेवरेट। सो ब्लैक से शुरू करके ब्लैक, देन व्हाइट, फिर उसके बाद आपका ब्लैक व्हाइट में 14 के बाद क्या आ गया? गोरी, गोरी से ग्रीन, ओ से ऑरेंज, और आर से रेड, एंड वाई से येलो। सो अगर हमसे कोई पूछेगा एनजी ट्यूब में अडल्ट का 18 फ्रेंच का कलर क्या है, वी आर गोइंग टू से रेड कलर। 16 का कलर क्या है? हम बोल देंगे ऑरेंज कलर, क्योंकि हमने पहले ही याद कर लिया। राइट, सो दीज आर द कॉमन साइजेस ऑफ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इन अडल्ट मेल एंड फीमेल। चलिए कुछ और ट्यूब है सिमिलर, वो देखते हैं। सो ये आपको कई बार एनक्लेक्स में दिखेगा, ये प्लेन कैथेटर, प्लेन ट्यूब ये, लेकिन एनजी ट्यूब नहीं है, इसे बोलते हैं लेविन ट्यूब। क्या बोलते हैं इसे? लेविन ट्यूब। अब लेविन ट्यूब एक स्मॉल बोर ट्यूब है, मतलब जिसका बहुत पतला डायामीटर है, स्मॉल बोर कैथेटर है। ये हम पीडियाट्रिक पेशेंट में यूज करते हैं, पीडियाट्रिक पेशेंट में। और ये सिर्फ हम सक्शनिंग के लिए यूज करते हैं। कहाँ यूज, सॉरी, ये सक्शनिंग नहीं, यूज्ड ओनली फॉर फीडिंग, यूज्ड ओनली फॉर फीडिंग। इसको सक्शनिंग को अगर लिख लिया है तो कट कर लेना, एंड फीडिंग के लिए यूज करते हैं। राइट, तो ये आपने 3.11 ट्यूब का याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एनजी ट्यूब इंसर्टेड, हम एनजी ट्यूब को क्यों, व्हाट आर द कॉमन पर्पस ऑफ इंसर्टिंग द एनजी ट्यूब? सो एनजी ट्यूब को आप 3 पर्पस के लिए इंसर्ट करते हो। नंबर 1 इज लवाज, नंबर 2 इज गवाज, एंड नंबर 3 इज सक्शनिंग के लिए। राइट, अब व्हाट डू वी मीन बाय लवाज, गवाज एंड सक्शनिंग? सो देखो, सिंपल तरीका है। गवाज शुरू होता है जी से, जी का मतलब देना, गिव, गिव, जी इज गिव, जी इज गवाज, हम दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम फीडिंग दे रहे हैं। गवाज मतलब फीडिंग देना, लवाज, लवाज मतलब लेना, एल, राइट, लेना मतलब इरिगेशन। तो आपने इरिगेट, जैसे लवाज हम क्या करते हैं पॉइजनिंग के केस में, पेशेंट आया है पॉइजनिंग करके, तो उसमें आप क्या करोगे? इरिगेशन करोगे। सो लवाज मतलब लेना, मतलब इरिगेशन से आप पूरा स्टमक का कंटेंट को वॉश आउट करोगे। देन सक्शनिंग हमने कहा किया था? एनजी ट्यूब का अभी हमने पढ़ा। अगर आपके पेशेंट को एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रखा है तो आप क्या करेंगे? सक्शनिंग करेंगे। क्यों करेंगे सक्शनिंग? अगर आप सक्शनिंग नहीं करोगे तो पेशेंट का जो स्टमक है वो फूला फूला रहेगा, पेशेंट को ब्रेथलेसनेस हो जाएगी, सून पेशेंट को रिस्क ऑफ एस्पिरेशन की कंडीशन रहेगी, ये सारी चीजें हो सकती है। इसीलिए आपने यहाँ पे क्या करना है? सक्शनिंग करना है। सो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से आप पेशेंट को एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हो। राइट, आगे बढ़ते हैं। वी हैव वन मोर ट्यूब, देन उसके बाद एनजी ट्यूब का प्रोसीजर पढ़ेंगे। सो ये वाला जो आईबीक्यू क्वेश्चन है इसे बोलते हैं सलेम सम्प ट्यूब। ये आपका यूजुअली एनक्लेक्स की बुक में आपको क्वेश्चन मिलेगा, सलेम सम्प ट्यूब।
ये हम कहाँ यूज करते हैं? दिस ट्यूब इज यूज्ड फॉर सक्शनिंग। कहाँ यूज कर रहे हैं? आप सक्शनिंग के लिए यूज कर रहे हो। अब इसमें आपको याद क्या रखना है, ये वाला पार्ट तो स्टमक में होगा, ठीक है जी, ये बाहर होगा, दिस इज अ पोर्ट जो कि आप जिसको कनेक्ट करोगे, कनेक्ट विथ सक्शन मशीन। ये आपने सक्शन मशीन से कनेक्ट कर दिया, ठीक है जी। नाउ ये वाला जो ब्लू कलर का एक एडिशनल ट्यूब है, इसे बोलते हैं एयर वेंट। एयर वेंट, ये जो ब्लू ल्यूमन है इसे क्या बोलते हैं? एयर वेंट। ये क्या काम करता है? इस एयर वेंट वाले ल्यूमन को ऑलवेज इट शुड बी केप्ट अबव द स्टमक लेवल। कहाँ रखना है? अबव द स्टमक लेवल, बिलो नहीं रखना है इस वाले ट्यूब को। ये पेशेंट के नॉस्ट्रल से लगा हुआ है और इसके साथ जो अलग से ट्यूबिंग है उसे हमें स्टमक से ऊपर रखना है। अब ये जो एयर वेंट है ये क्या काम करता है? सो बेसिकली इसका काम क्या होता है, आपने यहां से सक्शन मशीन कनेक्ट किया हुआ है, सक्शन मशीन जो है सिक्रीशन को सक आउट करेगा। अब कई बार ये जो आपका ये लास्ट वाली जो डिस्टल टिप ये डिस्टल टिप क्या होती है कि ये म्यूकस मेम्ब्रेन से चिपक जाती है ना, सक्शनिंग हो रही है तो ये हो सकता है ये थोड़ा हिलेगी डुलेगी या ये स्टिक हो गई। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये म्यूकस मेम्ब्रेन से चिपक जाए एब्डोमिनल की, अगर चिपक गई तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। तो ये जो एयर वेंट होता है ये बेसिकली यहां से एटमॉस्फेरिक एयर जाती रहती है और हम चाहते हैं एयर जाए, है ना। आप जरूर ये सोच रहे होगे कि ये एयर वेंट से तो ये इस वाले ट्यूब से तो हवा भी जा सकती है अंदर, हवा, क्योंकि ये तो क्लैंप भी नहीं है, अगर हवा चली गई तो अब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगा। सो बेसिकली क्या होता है कि यहां से जो भी हवा पेशेंट की बॉडी इस ट्यूब के अंदर जा रही है वो हवा इस ट्यूब को हिलाती रहेगी, है ना, इधर मूव कराती रहेगी, जिससे होगा क्या कि ये म्यूकस मेम्ब्रेन से जाके स्टक नहीं होगा। अब वो हवा जो भी यहां गई ये सक्शन मशीन वापस ले लेगी, पुल कर लेगी, खींच लेगी वापस। और जब आप सक्शन मशीन यूज नहीं कर रहे तो इसे क्लैंप लगा के अबव द स्टमक आपने रखना है। बिलो द स्टमक क्यों नहीं रखना? अगर आपने बिलो द स्टमक रख दिया तो कुछ ना कुछ डिस्चार्ज जो एब्डोमिनल कंटेंट है वो लीक होता रहेगा। अबव द स्टमक रखना है, राइट। सो ये आपका सलेम सम्प ट्यूब जो हम यूज करते हैं सक्शनिंग पर्पस के लिए कॉमनली। आपने इसके क्वेश्चन या इसकी आईवीक्यू एनक्लेक्स वाली बुक में आप यूजली देखेंगे। इंडियन टेक्स्ट बुक के स्टैंडर्ड में इसके क्वेश्चन कम होंगे बिकॉज दिस इज वेरी लेस कॉमन इन प्रैक्टिस इन इंडिया, राइट। सो नाउ आगे बढ़ते हैं एनजी ट्यूब प्रोसीजर के लिए।